हेलो एवरीवन, स्टडी गेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। वो 8th पे कमीशन पे है। हम कुछ कॉन्क्रीट है तभी आते हैं, वरना फालतू डेटा लेके एक वीडियो पे व्यूज आए नहीं लेके आते। एक लेटर आया है, उस पर हम 2-3 दिन से प्लान कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा लेट हो गए हैं। बट ये लेटर जो है वो 3 फरवरी 2025 का है। पहले इससे पहले हम समझ लेते हैं कि लेटर किसने किसको लिखा है। देखो, जो जब 8th पे कमीशन बना है, उसके लिए कमेटी बनेगी। तो जो कमेटी बनती है 2 साइड की बनती है। एक तो बनेगी नेशनल काउंसिल बनेगी जो स्टाफ की साइड की होगी, ठीक है, और एक नेशनल काउंसिल जो होगी जो गवर्नमेंट की तरफ से होगी। तो जो नेशनल काउंसिल रहती है जिसे NCJCM बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा है किनको, डिप्टी सेक्रेटरी JCA को और मेंबर सेक्रेटरी JCM को। और ये लेटर उन्होंने क्यों लिखा है, इस लेटर में उन्होंने क्या किया है, इन्होंने वो डिमांड्स भेजी हैं जो जो क्या बन जाएगी, जो टर्म ऑफ रेफरेंस बनेगी। मतलब 8th पे कमीशन जो बनेगा उसको किस बेसिस पे बनाया जाए, उसके लिए कोई डिमांड रखी जाएगी ना। तो इसमें उन्होंने अपनी सारी डिमांड स्टाफ साइड से लेके आगे दी है। वैसे इसको आगे एनालाइज भी किया जाएगा और स्टडी भी किया जाएगा। बाकी उन्होंने क्या डिमांड्स भेजी हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और ये श्री शिवा गोपाल मिश्रा जी हैं, सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने ये बना के भेजी हैं। उन्होंने बोला कि ये जो ये लेटर था जो 23/1/2025 था, इसके अंदर उन्होंने पूछा था कि आपकी जो डिमांड्स है वो हमको भेज दो। तो ये लेटर लिखने के बाद जो डिमांड्स आई हैं उसके के बारे में बात करेंगे। आपने कई जगहों पे पढ़ा भी होगा कि लेवल्स को मर्ज कर रहे हैं, बहुत सारे लेवल्स को लेवल 6 तक, वो लेवल 6 तक मर्ज नहीं कर रहे। उन्होंने क्या बात की है वो हम आगे बात करेंगे। हम एक-एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बात की है कि जितने भी पे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको अलाउंस है, बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, उसको आज के टाइम के हिसाब से आप उसको रीवैल्यूएट करो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे नॉन इंडस्ट्रियल, उन दोनों के लिए पर्सन बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। और साथ साथ डिफेंस फोर्सेज और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को भी फिर से एनालाइज किया जाए, ठीक है, एनालिसिस किया जाए कि कितनी उनको हाइक देने की रिक्वायरमेंट है। पर्सनल कोल्ड एज जर्मन डाक सेवक्स बिलोंगिंग टू द पोस्टल डिपार्टमेंट, ये पोस्टल डिपार्टमेंट से उनके बारे में उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने क्या बात की, ये जो जितने हैं उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में बोला। जो मेन चीज आती है, जो हाइक की बात की उन्होंने, वो यहाँ पर आता है। उन्होंने बोला टू वर्क आउट द कॉम्प्रहेंसिव रिवाइज पे पैकेट फॉर द कैटेगरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेंशन इन ए अबव एज ऑन 1/1/2026 में 1/1/2026 के हिसाब से उनकी जो सैलरी है उसको रिवाइज किया जाए, जो ए पॉइंट के अंदर बोला गया है। फिर सी पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, द कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर, बेनिफिट, फैसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेलफेयर मैटर्स एटसेट्रा, टेकिंग इन टू द अकाउंट टू प्रोवाइड द मिनिमम वेज एज ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज। उन्होंने बोला कि हमको उतना सैलरी नहीं देना जिनसे उनका सिर्फ काम ही चले, हमको उतना देना है कि वो एक डिग्निफाइड जीवन यापन कर सके। लिविंग वेजेस इतने देने हैं कि एक डिसेंट और डिग्निफाइड उनका लाइफ स्टैंडर्ड रह सके, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो एक्यूरेट फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उसके हिसाब से टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, आपको उनको सैलरी में इंक्रीमेंट देना है। एंड लाइफ रिक्वायरमेंट्स विच हैज अंडरगोन चेंजेस इन लास्ट 65 years एंड ऑल्सो द वेरियस judgments of Honorable Supreme Court judgment on fixing the minimum wage as on 1/1/2026. The commission also considered to increase the consumption unit from 3 family units। देखो, जो अभी काउंट करते हैं ना, वो काउंट किस हिसाब से करते हैं कि एक आदमी के पास 3 फैमिली मेंबर्स हैं, वैसे ना मान के उसको 3.6 फैमिली यूनिट्स को मान के आपको कंसिडर करना है। मतलब अगर मान लो आपकी सैलरी को काउंट कर रहे हैं हम कि आपके ऊपर 3 लोगों का भार है, तो उसकी आपकी एक अलग सैलरी निकल के आएगी। वहीं अगर हम ये चीज़ देखें कि आपके ऊपर 3 नहीं, आपके ऊपर 3.6 फैमिली यूनिट्स का भार है, या उनको आपकी ज़िंदगी उन लोगों का खर्चा आपको उठाना है, तो उस हिसाब से आपकी जो सैलरी में हाइक लगेगा वो अलग लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम ऐसे बहुत सारे निर्णय निकाले हैं। ये आप अगर उस चीज़ को देखोगे कि जो हमारे लोको पायलट्स होते हैं, अगर वो अनफिट हो जाते हैं तो उनकी जो बेसिक होती है उसको 30% हाइक दे के फिक्स किया जाता है। मतलब अगर वो लोको पायलट अगर लाइन पे काम कर रहा है, रनिंग स्टाफ में काम कर रहे हैं, तो उनको बेसिक प्लस 30% दिया जाता है। जब वो अनफिट हो गए, जब वो ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको बेसिक प्लस 30% हाइक दिया जाता है। तो ऐसा क्यों दिया जाता है? जब वो लाइन पे ड्यूटी कर ही नहीं रहे, गर्मी, धूप, इंजन और वो टेंशन ले भी नहीं रहे, अब तो उनको ऑफिस में बैठना है, ठीक है।
उसके बाद भी हम उनको 30% का आई क्यों देते हैं? उसका कारण ये है कि आपने एक लंबे समय तक उनको उस सैलरी, उस वेज में रखा। अब रेलवे की ड्यूटीज़ करते हुए वो मेडिकली अनफिट हो गए, लेकिन अब रेलवे का ये ड्यूटी बनता है कि रेलवेज़ उनको उतना पैसा दे ताकि उन्होंने जो पहले लाइफ़स्टाइल मेंटेन किया हुआ था, वो आगे भी मेंटेन कर पाएँ। तो उसी चीज़ को लेके उन्होंने बात की। अब ये जो बी पॉइंट है ना, इसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि 8 सीपीसी शुड कंसीडर द मर्जर ऑफ नॉन वायबल पे स्केल सच एज़ लेवल 1 को लेवल 2 में मिलाना है, लेवल 3 को लेवल 4 में, लेवल 5 को लेवल 6 में। और याद रखना, जब ये मर्जर होगा तो उसके अंदर जो बेनिफिट होगा वो लोअर लेवल वाले को ज़्यादा होगा, अपर लेवल वाले को थोड़ा कम होगा। तो वो लेवल्स को मर्ज करने के लिए बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर इसको कंसीडर कर लिया तो प्रमोशंस इस चीज़ की मेरे हिसाब से ये ज़रूर कंसीडर होना चाहिए। बट देखो क्या होता है, इसमें उन्होंने क्या बोला कि एमएससीपी स्कीम जो है टू रिकमेंड मिनिमम 5 प्रमोशन सर्विस। अभी अगर आपको पता हो, एमएससीपी हमेशा 3 बार मिलती है, 10, 20, 30, 9, 18, 27। कुछ डिपार्टमेंट्स में 9, 18, 27 की है, कुछ डिपार्टमेंट्स में 10, 20, 30 की है। राजस्थान के अंदर जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर 8, 16, 24 की चल रही है। आपकी 8 साल की ड्यूटी होते ही 4200 से 4600 मिल जाएगा, 4600 से 4800 मिल जाएगा, 4800 से 5400 मिल जाएगा। ये सेंट्रल रेलवे के अंदर रहता है। सिमिलरली अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग-अलग रहता है, लेकिन मैक्सिमम एमएससीपी आपको कितना मिलता है? सिर्फ 3। वो उन्होंने बोला कि आपको मिनिमम 5 होने ही चाहिए। मतलब अगर आपकी सर्विस उस क्राइटेरिया के अंदर आ रही है, तो आपको 5 प्रमोशंस मिलने चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने बात किया। अब कोई बोलेगा कि यार 5 प्रमोशंस का मतलब अगर हम 9 साल पकड़ेंगे, ये तो 45 साल हो गया, कैसे किसी को मिल सकता है? तो वो ऐसे मिल सकता है कि अगर मान लो किसी को ऑलरेडी 2 प्रमोशंस बहुत जल्दी मिल चुके हैं, तो उसके बाद तो उसको 3 प्रमोशंस मिल सकते हैं ना 9, 18, 27 पे, ठीक है? और हमने भी बहुत सारे हमारे रेलवे कर्मचारी देखे होंगे जिनको 5400 बहुत जल्दी मिल चुका होता है, लेकिन उसके बाद उनका कोई प्रमोशन नहीं होता। तो उसी को लेके इन्होंने ये बात बोली है। सिमिलरली हमारे जो पॉइंट्समैन होते हैं, वो कई बार बहुत जल्दी प्रमोट होके 4200 में चले जाते हैं वैकेंसी की बेसिस पे, लेकिन 4200 के बाद उनका कोई प्रमोशन नहीं होता, वो उसी के अंदर रहते हैं। तो उसी को लेके इन्होंने ये पॉइंट कंसीडर करने के लिए बोला है। फिर टू डिटरमाइन द इंटरिम रिलीफ टू सैंक्शन कमेटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशन, ये उन्होंने वही ए पॉइंट के बारे में बात किया। फिर ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, द डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डीए डीआर इमीडिएटली टू द मर्जर विद द पे एंड पेंशन। मतलब जो डियरेंस अलाउंस होता है या जो डियरेंस रिलीफ होता है, जो पेंशनर को मिलता है या जो ड्यूटी कर रहा है उसको डियरेंस अलाउंस मिलता है, उसको मर्ज कर दिया जाए। अभी 53 चल रहा है, उसको मर्ज करने के लिए बात की है। ये तो बात बहुत स्टार्टिंग से चल रही थी और ये मर्जर होना ही चाहिए, बिकॉज मर्जर अगर होगा तभी बेसिक जो है वो थोड़ा अच्छा खासा बढ़ती है। ये तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये मर्जर नहीं होता, वरना बैंक, कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनमें हर 5 साल बाद में जितना आपका डीए होता है वो आपके बेसिक में मर्ज हो जाता है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 50% हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा, वापस से ज़ीरो हो जाएगा और आपको जब 3% मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा? वो मर्ज हुए बेसिक के साथ मिलेगा, तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। टू सेटल द वेरी 7 सीपीसी और 7 सीपीसी में जो भी कमी है, अब अगर मैं एक कमी जो मैं हाईलाइट करना चाहूँ वो कैसी कमी है? एक कमी ये है कि हमको जो रेलवे वालों को जो क्या मिलता है, जो दिवाली पे बोनस मिलता है, उसमें हमको 72 डेज़ का ये देते हैं, 72 दिनों का देते हैं ना, हाँ 70 टू 74 डेज़ का, सॉरी 78 डेज़ का देते हैं ये। तो 78 दिन जो हम लेते हैं, वो 78 दिन के अंदर जो बेसिक लेते हैं वो बेसिक, मिनिमम बेसिक कितनी है हमारी? 18,000, लेकिन वो मिनिमम बेसिक 18,000 ना लेके 6 पे कमीशन के अंदर जो मिनिमम बेसिक थी, आई थिंक 6,000 या 8,000 थी, उसके बेसिस पे ये हमको 78 दिन की सैलरी देते हैं। तभी 78 दिन की सैलरी कितनी बनती है हमारी? 18,000 रुपये बनती है, 17,900 कुछ। वही अगर ये आज की मिनिमम पे, जो पे हमारी 18,000 है, उसके बेसिस पे भी अगर हमारा बोनस निकालें तो 42,000 समथिंग बनता है। तो ऐसी ही छोटी-छोटी और कमियाँ भी हैं जो 7th पे कमीशन के अंदर उन्होंने ठीक नहीं की। 7th पे कमीशन तो ले आए, लेकिन उसका जो मिनिमम वेज था, वो 6th पे कमीशन का यूज़ करते रहे। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने बोला। फिर उन्होंने क्या बोला, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो इतने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ये देख सकते हैं, जो सीईए मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, उसको उन्होंने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक कर दो। और इसमें एक पॉइंट रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने निकाला है कि जो हार्डशिप या रिस्क अलाउंस मिलता है, वो रेलवे के अंदर सबको नहीं मिलता। तो जो 365 डेज 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी रिस्क और हार्डशिप अलाउंस देना चाहिए। अभी आपको पता हो तो कंट्रोलर्स को स्ट्रेस अलाउंस मिलता है, उसी की बात की है। और ये अच्छा भी है, अगर कोई आदमी
राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहा है, दिवाली के दिन भी काम करके आपको घर पहुँचा रहा है, होली के दिन भी होलिका खेल के आपको अपने घर पहुँचवा रहा है, तो उसको कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा दो, जो वो खुद अगर यूज़ नहीं कर सकता, तो कम से कम अपनी फैमिली को भेज सके कि ठीक है, आज मैंने जो काम किया, उसका ये एक्स्ट्रा पैसा है, तो कम से कम मैं नहीं आ रहा तो तुम कम से कम तुम तो कपड़े ले लो। तो उस चीज़ को लेके इन्होंने इस चीज़ को हाइलाइट किया है स्पेशली रेलवेज़ के लिए। उसी सिमिलरली उन्होंने बाकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो एमिनेशन और केमिकल्स बनाती हैं उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ये चीज़ को हाइलाइट किया है। तो ये हमारी डिमांड्स हैं, आप इसको पढ़ भी लेना। इसके साथ ही साथ एक अच्छी बात ये भी है कि जो 8th पे कमीशन है उसके लिए एक सदस्य जो चुनाव किए है वो हरि किशोर तिवारी जी को सिलेक्ट कर लिया गया है। अगर आपको पता हो तो ये JFROPS के ऑलरेडी मेंबर है। ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी ओपीएस को वापस लाने के लिए गठन की गई थी। उसी के ये जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर ऑलरेडी रहे हैं, मतलब इनको ऑलरेडी पता है हमारी समस्याओं के बारे में, सेंट्रल को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो समस्या है उनके बारे में ऑलरेडी ये रूबरू हैं। तो एक अच्छी खबर ये भी है कि अगर ऐसे अच्छे मेंबर्स रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव निकल के आए। वैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का ज़्यादा रहता है, ठीक है? बिकॉज़ गवर्नमेंट को अपने फंड, अपने खर्चे सब देखने पड़ते हैं। बाकी कुछ भी और नया अच्छा अपडेट, कॉन्क्रीट अपडेट कुछ अगर आता है तो हम पक्का अपने चैनल पे लेके आएँगे। टिल देन जुड़े रहें हमारे चैनल पे और हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप एलडीसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन के अलावा आपको कहीं पे भी उतना डेटा, उतना मटेरियल, उतना फ्री मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ गो एंड डाउनलोड स्टडी कीड़ा एप्लीकेशन एंड एन्जॉय। थैंक यू वेरी मच।